आज हम पूर्ति का नियम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम। जैसे हमने पाठ नंबर 2 में पढ़ा था मांग का नियम, बिल्कुल उसी प्रकार का नियम है पूर्ति का नियम। तो आपको मांग का नियम आना चाहिए, बिल्कुल उसी की तरह हम इसे पूर्ति का नियम भी पढ़, वही शब्द हैं, थोड़ा सा अंतर है। इन चीजों को आप देखिएगा। पहले स्टार्टिंग, अन्य बातें स्थिर रहने पर कीमत वह पूर्ति मात्रा के मध्य सीधा संबंध होता है। यह पूर्ति का नियम है। क्या चीजें हैं? अन्य बातें स्थिर रहने पर कीमत व्यक्त करेंगे P से, वह पूर्ति मात्रा QS के मध्य सीधा संबंध होता है। फिर से देखिए, किसके मध्य सीधा संबंध है? P और QS। P क्या है? आपकी कीमत। QS क्या है? पूर्ति मात्रा। सीधा संबंध का मतलब P में वृद्धि होगी तो QS में भी वृद्धि होगी, और कमी होगी कीमत में तो पूर्ति मात्रा में भी कमी होगी। इसी को हम आगे को विस्तार से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि होती है, में भी देखो वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी वृद्धि है, समान संबंध। वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि होती है, और इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर। इसको लिख रहे हैं हम, ये ध्यान दीजिए। कमी होने पर यहाँ भी कमी, कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में कमी होती है। ये हो गया आपका नियम। मांग के नियम का उल्टा, मांग में था हमारा विपरीत संबंध, किसके बीच? P और QT के बीच। कैसा संबंध था? विपरीत। और यहाँ देखिए आपका P और QS के मध्य सीधा संबंध है। अब देखिए फिर आगे को, इसको तालिका और चित्र, बिल्कुल मांग की तरह यहाँ पर भी इसमें P और QS के मध्य हम तालिका बनाएंगे और फिर उसके बाद चित्र। देखिए भैया, तालिका और चित्र, तालिका व चित्र, किसके मध्य है संबंध? कीमत, जिसको हम कह देते हैं P, और यहाँ पर होगी पूर्ति मात्रा, पूर्ति मात्रा जिसको हम कहते हैं QS। साधारण, बहुत ही साधारण उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर भी वही उदाहरण लिख दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, और सीधा संबंध है तो सीधी गिनती यहाँ पर आप लिख दीजिए। आपने यहाँ पर सीधी गिनती लिख देनी। अब इसका देखिए चित्र, ये मैं चित्र आपको सिखा दे रहा हूँ। बहुत ही सीधा साधा चित्र है। एक्स अक्ष से, और इधर को ले लिया हमने वाई अक्ष। इधर को लेनी है कीमत P, और इधर को पूर्ति मात्रा QS, इसको हम कहेंगे QS। अब देखो मैंने यहाँ को 1 2 3 4 स्केल से निशान लगा दिए हैं, जैसे वहाँ लगाए थे। ये 1 2 3 4 5 6, और ऐसे यहाँ को आपने ये निशान लगा दिए 1 2 3 4 5। अब देखिए चित्र को, देखिए उल्टा खींचते हैं। 1 के लिए 1 और ये 5 के लिए 5, यानी एक पूर्ति मात्रा पर कीमत भी 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 से 1 पे निशान लगा दिया, और 5 जहाँ पर बिंदु है 5 पे 1 2 3 4 5, ये 2 बिंदु हमको मिल गए। देखिएगा ध्यान से, इन बिंदुओं को स्केल से मिला दीजिए। ये वक्र आपका SS वक्र है, इसको हम कह देते हैं पूर्ति वक्र। तो पूर्ति का नियम, तालिका और चित्र हमने सीख लिया। अब देखिए इसमें आपने शुरू में पढ़ा था अन्य बातें स्थिर रहने पर। क्या चीज स्थिर होनी चाहिए ताकि पूर्ति का नियम हमारा लागू हो? तो ये अन्य चीजें हो जाती हैं पूर्ति का
नियम लागू होने की शर्तें। देखिए पहली शर्त, आगतों की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रौद्योगिकी, एक शब्द और हिंदी में तकनीक, टेक्नोलॉजी इंग्लिश में, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तीसरा, फर्मों की संख्या स्थिर रहनी चाहिए, संख्या स्थिर रहनी चाहिए। चौथा, इकाई करों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा हमारा उत्पादनकर्ता के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये 5 हमारे तथ्य हैं जो पूर्ति का नियम लागू होने की शर्त है। तो आज हमने पूर्ति का नियम और नियम लागू होने की शर्तें सीख ली हैं। आगे की तथ्य हम अगले वीडियो में सीखेंगे।